नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल CPS ऑनलाइन में। मेरा नाम है रजत और आज हम पढ़ने वाले हैं CBSE क्लास 9th साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये वीडियो पार्ट 2 है। इसका पहला पार्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं और आप लोग डायरेक्टली अगर इस वीडियो पे आए हैं तो आप पहला पार्ट पहले देख लें ताकि आपको समझ में आए कि हम अभी तक क्या पढ़ लिए हैं। फिर भी मैं इस वीडियो में थोड़ा बहुत रिवीजन के तौर पे समझा देता हूँ कि क्या हमने अभी तक पढ़ा है। अभी तक हमने पढ़ा है मैटर का डेफिनेशन, मैटर क्या होता है, उसका फिजिकल नेचर क्या होता है, उसका शेप साइज क्या होता है। मैटर जो है पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं और उन पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है वो कैरेक्टरिस्टिक हम जाने हैं। उनको प्रूफ करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ भी मैंने उसमें समझाई थी, ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा कि कितने तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। तो जनरली तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और सॉलिड, लिक्विड और गैस का हमने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा उसमें, ठीक है। क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे किसी मैटर को हम सॉलिड की कैटेगरी में रखते हैं, कैसे किसी मैटर को हम लिक्विड की कैटेगरी में रखते हैं, कैसे किसी मैटर को हम गैसियस में रखते हैं। अगला टॉपिक है उसी में कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यानी कि क्या मैटर जो हैं क्या सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हैं, लिक्विड से गैस में जा सकते हैं, या फिर वाइस वर्सा, क्या गैस लिक्विड से लिक्विड में आ सकते हैं, गैस डायरेक्टली सॉलिड में जा सकते हैं क्या, या लिक्विड सॉलिड में जा सकते हैं क्या। तो क्या ये प्रोसेस जो है, साइकिल है, ये आपस में इंटरचेंजेबल हैं। तो ऑफ कोर्स आपको आंसर पता होगा, बट मैं भी एक बार बता देता हूँ। जी हाँ, ये मैटर अपने स्टेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे इजी एग्जांपल आपकी बुक में ही दिया हुआ है, एक आइस का। आइस क्यूब क्या होता है, बर्फ़, वो सॉलिड होता है। थोड़ी देर उसको रख दीजिए बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, तो वो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसको जब हीट कर देंगे ज़्यादा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में, यानी कि गैस में। यानी कि एक ही मैटर सॉलिड से लिक्विड में चला गया, लिक्विड से गैस में। क्या इसका वाइस वर्सा ही पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो हम इस अगले टॉपिक में यही हम पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से सिचुएशंस, कौन कौन से इंटरचेंजेबल प्रोसेस होते हैं और उनका नाम क्या होता है, ठीक है। कैन मैटर चेंजेस स्टेट, इसको मैटर को चेंज जब अपना मैटर स्टेट चेंज करता है तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि उसको अफेक्ट करती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? जैसे टेम्परेचर, आपने ऊपर ही पढ़ा हुआ, टेम्परेचर और क्या कर सकता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैटर की स्टेट चेंज करने में क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का, कि जैसे ही टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं वैसे ही उनमें मूव में पार्टिकल्स में वेलोसिटी ज़्यादा आ जाती है और उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। पार्टिकल्स अलग अलग होंगे और हल्के होंगे, जितने हल्के होंगे उतना ही ज़्यादा उनका वेलोसिटी मिलेगा। अलग होने का मतलब ये हो रहा है कि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है, राइट। तो टेम्परेचर ज़्यादा हाई रखने से जो मैटर का बॉन्ड है, आपस में दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला बॉन्ड है वो क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से उनका स्टेट चेंज हो जाता है, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल में आपने भी देखा ही था, एग्जाम्पल में वाटर का, अगर वाटर को हम हीट करते हैं, जैसे आप वाटर को आपने गैस पे, चूल्हे पे अगर बहुत देर तक छोड़ देंगे तो उसमें से पानी सारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाता है। यानी कि वो लिक्विड था और उसमें हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो चेंज हो गया, किस में हो गया, गैस में हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। इसमें थर्मामीटर वगैरह लगा दिया है। क्यों हम नीचे पढ़ते हैं कि नीचे पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, आइए उसके बारे में और जानते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो हम गर्म कर रहे हैं किसी मैटर को, जब वो जनरली क्या होता है कि जब हम उसको हीट करके दूसरे स्टेट में चेंज करते हैं तो जो दूसरा स्टेट होता है उसका टेम्परेचर ऐसा नहीं कि ज़्यादा होता है, उसका टेम्परेचर नॉमिनल होता है, ठीक है, नॉर्मल ही होता है। तो आखिर ये जो हम हीट दे रहे हैं, ये गर्माहट आखिर जा कहाँ रही है, एनर्जी जा कहाँ रही है, तो वो एनर्जी कहाँ जाती है, उन पार्टिकल्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ने में जाती है, प्लस और कहाँ जाती है, जो वो मैटर होता है अपना स्टेट चेंज करने में उस एनर्जी को यूज कर लेता है।
और उस जो एनर्जी को हम उस एनर्जी को हम कहते क्या हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। इसका डेफिनेशन में देख लीजिए क्या है, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर। ठीक है, आइस ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया हीट एनर्जी, बट उसका टेम्परेचर राइज नहीं हुआ। इट इज़ कंसीडर्ड, ये माना जाता है कि उसका टेम्परेचर इसलिए नहीं राइज हुआ क्योंकि जो बीकर में, जो हम बर्तन में उसमें जिसमें हीट कर रहे हैं, उसमें जो भी कंटेंट है यानी कि जो बर्फ़ है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उस सारे हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मैटर है अपना स्टेट चेंज कर रहा है जब अगले में, तो वो जो पिछला वाला स्टेट है वो अगले स्टेट में जाने के लिए उस एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है। ठीक, और उस एनर्जी को कहते क्या है, लेटेंट हीट। जिस टेम्परेचर पे, जिस पॉइंट पे कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान रखिएगा, ये डेफिनेशन आ सकता है एग्जाम में आपके। ठीक है, जनरली जो हमारे आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 273.15 केल्विन। 0.15 ना भी लगाए तो भी चलेगा, 273 केल्विन। 273 केल्विन यानी कि कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। यानी कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस होगा तो कितना केल्विन हो जाएगा, +1 कर देंगे, 274 केल्विन हो जाएगा। 2 डिग्री सेल्सियस होगा तो कितना केल्विन होगा, 275 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो जितना मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर इतना केल्विन है तो आप आसानी से मैथमेटिक्स से निकाल सकते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस पे कितना केल्विन होगा। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक, इसमें क्वेश्चन है, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। वही जो मैं थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि आखिर जब सॉलिड कोई मेल्ट होता है और उसका टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो आखिर वो गर्म क्यों नहीं होता, और वो जो हम एनर्जी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी जो गर्माहट के फॉर्म में जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आखिर वो एनर्जी जा कहाँ रहा है। ठीक, तो वो एनर्जी कहाँ जाता है, उस स्टेट को चेंज करने में एब्जॉर्ब हो जाता है, और उस एनर्जी को हम कहते क्या हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका डेफिनेशन याद रखना आपको, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point। ध्यान रखिएगा, 2-3 चीज़ इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि एक और टर्म आएगा ऐसा ही, एक और चीज़ आएगा डेफिनेशन नीचे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये देखिए नीचे, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए ध्यान रखना है। डेफिनेशन एक ही जैसा है, बस आपको याद क्या रखना है, ये सब वैसे ही रहेगा। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg की जगह आ जाएगा 1 लीटर, या फिर जो भी यूनिट है। जनरली उसको आगे अभी बड़ी क्लास में जाएंगे तो इसको कहा जाता है 1 मोल। ठीक है, 1 मोल। तो 1 यहाँ पे अभी आप केजी और लीटर में समझिए, 1 kg ऑफ सॉलिड को जब हम लिक्विड में चेंज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, ठीक है, यानी कि जो मैटर, किसी सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और उसके मेल्टिंग पॉइंट पे जब उसके 1 kg का सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाएगा, सेम, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर मिलाइएगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 लीटर ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब बॉयल, ये ध्यान रखना 2-3 चीज़ें, क्या हो गया, लिक्विड से सॉलिड में, गैस में चेंज होगा, और मेल्टिंग पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो वो डेफिनेशन किसका हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल, किसी भी कोई ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 373 केल्विन। 373 केल्विन यानी कि 373 केल्विन यानी कि क्या हो जाएगा, 273 प्लस 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 273 प्लस 100, तो 100 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या हो जाएगा,
273 उसमें ऐड कर देंगे तो वो केल्विन में आ जाएगा 373 केल्विन। और डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इन स्टेट्स, ये जो स्टेट्स होते हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये चेंज होने के नाम होते हैं, इनके डेफिनेशन होते हैं। जनरली जो बेसिकली हम क्या इसको प्रोसेस को कैसे समझ सकते हैं, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो किस में जाता है? सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड में जाता है, और लिक्विड को जब हीट करेंगे तो किस में जाएगा? गैस में। और इसका उल्टा क्या होगा? जब हम इसको ठंडा करेंगे, जब गैस को हम ठंडा करेंगे तो लिक्विड होगा, और जब लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड होगा। ये बेसिक प्रोसेस है, आपको याद रखने के लिए आप इसको याद रख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये कन्वर्जन आप लोग ध्यान रखिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। ये नीचे आपके क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आपको मदद करेगा वो क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, अब आते हैं डेफिनेशंस पे। पहला डेफिनेशन आपका है एक सब्लिमेशन, दूसरा है डिपोजिशन। क्या है सब्लिमेशन? क्या कहलाता है? जब कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होता है, जब कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड नहीं जाएगा, डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन गया। अब ऐसे पूछो, आप सोचो, आपके घर में भी आपने ये एग्जांपल देखा होगा कई बार। कौन सा एग्जांपल है? कपूर, कैम्फर। वो देखते हो सॉलिड होता है, जब उसको जलाते हो तो डायरेक्ट वो गैस बनता है, लिक्विड नहीं होता उसमें, डायरेक्ट वो किस में कन्वर्ट होता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट सॉलिड से गैस में होने का। और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। और ठीक इसका उल्टा, जब कोई मैटर डायरेक्टली चेंज होता है गैस से सॉलिड में, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, गैस से डायरेक्ट किस में आ जाएगा? सॉलिड में, तो उसको क्या कहते हैं? डेपोजिशन। क्या कहते हैं? डेपोजिशन। यहाँ पर देखिए एक साइकिल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल, और आपको याद रखने के लिए बहुत ही आसान तरीका ये दे रखा है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड से जब लिक्विड में जाएंगे तो देखिए प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्यूजन। सॉलिड से जब, देखिए एरो को, देखिए एरो को पहचानिए, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो उसको प्रोसेस क्या कहते हैं? फ्यूजन। और जब लिक्विड से सॉलिड में आता है तो सॉलिडिफिकेशन। ऐसे ही आपको एरो देखना है और प्रोसेस का नाम याद रखना है। लिक्विड से जब गैस में जाता है तो क्या कहलाता है? वेपराइजेशन। और जब गैस से लिक्विड में जाता है तो कंडेंसेशन। और ये जब सॉलिड से गैस में जाता है तो सब्लिमेशन, और गैस से जब सॉलिड में जाता है तो डेपोजिशन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें आता है कि क्या प्रेशर का भी कुछ इफेक्ट होता है क्या? अभी आपने ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ लिया। अभी चेंज ऑफ स्टेट में, चेंज ऑफ स्टेट में कोई मैटर का स्टेट जब चेंज होता है तो आपने उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ लिया कि जब टेम्परेचर हाई करते हैं तो क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है और वो दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या ऐसे ही प्रेशर का भी कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? अगला टॉपिक वही है। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, तो हम प्रेशर चेंज करते हैं तो क्या उससे भी कुछ चेंज आता है क्या हमारे चेंज ऑफ मैटर के स्टेट चेंज होने में? जी हाँ, बिल्कुल। अभी ऊपर एक पिस्टन वाला एग्जांपल आपने सॉल्व किया था ना, सिरिंज वाला, सुई वाला जो था, ठीक है, उसमें क्या हो रहा था? ऊपर से एक पिस्टन था और हम लोग नीचे से बंद कर दिए थे और ऊपर से हम प्रेशर देके दबा रहे थे। तो देखिए जब गैस था तो ये पार्टिकल बहुत दूर दूर थे, दिख रहा है ना, ये पार्टिकल बहुत दूर दूर है। और थोड़ा सा हमने दबाया तो पार्टिकल क्या हो गया? पास आ गया। और भी इसको हमने दबाया तो क्या हो गया? सारा पार्टिकल एक एक एकदम बिल्कुल पास में आ गया। तो देख रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो गया। ठीक है, तो जब पार्टिकल बहुत ही पास में आ जाते हैं तो कौन से फॉर्म में आते हैं? सॉलिड। जब पार्टिकल थोड़े से दूर में होते हैं तो लिक्विड, और बहुत दूर दूर होते हैं तो गैसियस। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक एलिमेंट होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्राई आइस भी कहते हैं। ड्राई आइस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब ये क्या स्टोर किया, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे स्टोर किया जाता है? सिलेंडर्स में। कितने प्रेशर पे? बहुत ही हाई प्रेशर पे। देखिए यहाँ पे लिख भी रहा है, इट इज स्टोर्ड अंडर वेरी हाई प्रेशर। ठीक है, एंड सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ द प्रेशर। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है बहुत ही हाई प्रेशर में इसको स्टोर किया जाता है, और जब ये प्रेशर रिलीज किया जाता है, कम किया जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है? ये गैसियस फॉर्म में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर प्रेशर क्या है? इस वाले कंडीशन में बहुत ही हाई है,
और यहाँ पर प्रेशर जैसे ही कम हुआ ये क्या हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। वही सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग और क्या कहते हैं, ड्राई आइस। ठीक है, यहाँ पे देखिए ड्राई आइस। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो हमने अभी तक इससे हम क्या अभी तक कंक्लूड कर सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाले कि प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। प्रेशर और टेम्परेचर स्टेट ऑफ मैटर्स को अफेक्ट करते हैं। ये टेबल भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल। क्या होता है, पास्कल। ये याद रखना है आपको। 1 एटमॉस्फेरिक 1 एटीएम, एटमॉस्फेयर को एटीएम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू कितना होता है, 1.1 इंटू 10⁵ पास्कल। याद रखिएगा। अभी हो सकता है काम ना आए, मगर क्या पता कोई एग्जाम्पल आ जाए या कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाम से समझ में आ रहा है, जो एटमॉस्फेयर हमारा प्रेशर देगा वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यानी कि द प्रेशर ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर हमारे क्या है, एयर है। ठीक है, जनरली एयर कंसिडर करते हैं एटमॉस्फेयर। तो जो एयर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेशर लगाता है उसी को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एक टॉपिक आता है अगला, इवापोरेशन। इवापोरेशन आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा। क्या होता है इवापोरेशन, बेसिक डेफिनेशन है, सब लोग जानते होंगे। बेसिक हम क्या होता है, जब लिक्विड चेंज होता है वेपर में, यानी कि गैस में। व्हेन अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। जब कोई लिक्विड गैस में चेंज होता है या वेपर में चेंज होता है एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, बस वो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। ये याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर कम होता है और उस पर जब कोई स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, जैसे कि लिक्विड से गैस में जब होता है, तो उसको क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। अब इस इवापोरेशन प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इवापोरेशन को, कौन कौन से फैक्टर हैं, देखिए। द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि एक बाल्टी से ना आप पानी को इवापोरेट कर, जो मतलब नॉर्मल सन से, अगर सूरज की गर्मी से जो सनरेज पड़ती हैं उससे अगर आप चाहें कि पानी बाल्टी में पानी रख दें और इवापोरेट कराएं, तो बहुत ही कम इवापोरेशन का रेट होगा। जबकि अगर ये नदी या समंदर होते हैं उसमें से जो पानी इवापोरेट होता है वो तेज़ी से होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि नदी और समंदर का सरफेस एरिया क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है, और बाल्टी का छोटा होगा, नदी के सामने क्या ही उसका साइज है। ठीक, दूसरा क्या है, टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं हमारा इवापोरेशन क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे ही क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर होता जाएगा और टूट जाएगा, टूट के अगले स्टेट में चला जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। जैसे जैसे हम ह्यूमिडिटी को कम करते हैं, ठीक है, डिक्रीज करेंगे, वैसे वैसे हमारा इवापोरेशन का प्रोसेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। वैसे वैसे क्या होगा, इवापोरेशन इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा इवापोरेशन डिक्रीज होगा। क्यों ऐसा होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जो इवापोरेशन का प्रोसेस है वो जहाँ पानी है, लिक्विड से जब गैस में आने वाला होगा वो स्टेट, तो लिक्विड पे वो ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशर लगा रहा होता है, जिसकी वजह से इवापोरेशन प्रोसेस बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, इसीलिए ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा होगा इवापोरेशन उतना ही कम होगा। ठीक है, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। जितना ही स्पीड तेज होगा, जितना ही स्पीड तेज होगा, ठीक है, उतना ही इवापोरेशन इवापोरेशन तेज होगा। जितना ही स्पीड तेज होगा उतना ही इवापोरेशन तेज होगा। तो ये सारे फैक्टर आपको याद रखने, 4 फैक्टर हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है, हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। कैसे इवापोरेशन होने से ठंडक मिलती है। जैसे कई बार होता है ना, आप गर्मी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पसीना हुआ होता है, घर पे जाते जब पंखे के सामने बैठते हैं तो अचानक से आपको ठंड जैसा फील आता है। तो आखिर क्यों ऐसा होता है, तो ये बहुत ही अच्छा रीज़न है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, जैसे इथेनॉल, स्पिरिट हो गया।
स्पिरिट होता है ना, जब अपने हाथ पे रखते हैं, या नेल पेंट रिमूवर जो होता है, जो यूज़ कर नेल पेंट रिमूवर होते हैं, इथेनॉल ही होता है वो भी, जब अपने हाथ पे रखते हैं तो थोड़ी देर बाद वो उड़ जाता है। उड़ने के थोड़ी देर बाद आपका वो जो पार्ट होता है जो हाथ का, जहाँ पे आप रखे रहते हैं, वो क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों आखिर, ठंड क्यों लगता है? तो उसका रीज़न है कि जो लेटेंट हीट होता है, जैसे जो लिक्विड होता है जब इवापोरेट होता है तो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ये देखिए लिखा है, लिक्विड एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, जब ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, क्योंकि चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है यहाँ पर भी, ठीक है, तो जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो ये उस समय एनर्जी खींचता है सराउंडिंग से, अपने सराउंडिंग से, जहाँ पर भी, जैसे अपने हाथ पे आपने इथेनॉल रखा है तो क्या करेगा, हाथ से गर्मी खींचेगा, हाथ से क्या करेगा, गर्मी खींचेगा, जितने एरिया में आप डालेंगे, ठीक है, इथेनॉल को, स्पिरिट को, उतने एरिया से वो क्या करेगा, गर्मी को खींचेगा, अपने स्टेट को चेंज करने के लिए, लिक्विड से गैस में जाने के लिए वो गर्मी खींचेगा। और जैसे ही वो चेंज हो जाएगा तो वहाँ का गर्मी उतना हट गया है, तो गर्मी हटने की वजह से आपको ठंडक महसूस होती है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया फिर से वीडियो पीछे करिए, वापस से सुनिए, क्या मैंने कैसे समझाया, क्या बताया। ठीक, फिर भी नहीं समझ आता तो आप कमेंट करके बताइए, समझाया जाएगा। ये ऐसे ही एग्जाम्पल होता है, क्यों हमें इसके आंसर भी सेम होगा, क्यों हमें गर्मियों में कॉटन कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि इसी फिनोमिना से रिलेटेड हैं। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिए, वापस से एक बार वीडियो सुनिएगा, जो मैंने अभी रीजन बताया वही रीजन बाकी दोनों जगह पे भी लगेंगे। इसके अलावा और सारे क्वेश्चंस भी हैं, इन क्वेश्चंस में भी ये लॉजिक लगाने की कोशिश आप लोग करिएगा सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो जनरली 3 तरह के हम लोग पढ़ाए जाते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा साइंटिस्ट लोग 2 और एलिमेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक ऐसा स्टेट होता है जैसे कुछ गैसेस, स्पेशल गैसेस होते हैं जो कि आयनाइज्ड हो सकते हैं, ऐसे गैसेस जो कि आयनाइज्ड हो सकते हैं। अब ये आयनाइजेशन क्या होता है वो आपको आगे क्लास में पढ़ाया जाएगा। बस अभी आयनाइजेशन मतलब समझिए चार्ज हो जाते हैं, आयनाइजेशन मतलब चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे गैसेस होते हैं जिनके पार्टिकल चार्ज हो जाते हैं, जैसे कि आपके घर में ट्यूबलाइट होता है ना, वाइट वाला जो लंबा रॉड वाला आता है, या CFL होता है, या नियॉन बल्ब्स होते हैं। ठीक है, इन बल्ब्स में क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है तो इसमें गैस भरे जाते हैं। जैसे आपके फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सा गैस भरा आता है? हीलियम गैस। कौन सा गैस? हीलियम गैस। ठीक है, और भी कुछ गैसेस होते हैं साथ साथ, बट जनरली सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? हीलियम गैस होता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये गैस क्या होता है? चार्ज हो जाता है, और चार्ज होने की वजह से ही ये क्या करता है? ग्लो करता है, चमकता है, जिसकी वजह से हमको उजाला मिलती है। ठीक, तो ये जो ये जो मतलब स्टेट है, ये स्पेशल कंडीशंस में ही बस हमको देखने को मिलता है। और यही प्लाज्मा मटेरियल जो है हमारे सूरज में, और जितने भी तारे आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं उसमें यही स्टेट होता है मैटर का। कौन सा स्टेट होता है? प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, तारों में, सूरज में ये इसीलिए ग्लो करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज इनमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। ये उसमें बहुत ज़्यादा जो गैसेज होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं, चार्ज होने की वजह से वो क्या होते हैं? चमकने लगते हैं। ठीक है, और लास्ट है एक 5वां बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट सत्येंद्रनाथ बोस ने एक 5th स्टेट ऑफ मैटर के बारे में खोज किया था, और इनके कैलकुलेशन को, सत्येंद्रनाथ बोस के कैलकुलेशंस को यूज़ करके अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था कि ये नए स्टेट ऑफ मैटर के लिए। फिर बाद में कई साल बाद 2001 में 3 साइंटिस्ट, ये तीनों साइंटिस्ट के यहाँ पे नाम लिखे हैं, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था ये स्टेट ऑफ मैटर दिखाने के लिए। इन्होंने दिखाया था कि हाँ एक्चुअली में बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। तो इन तीनों लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला था 2001 में यही चीज़ दिखाने के लिए। तो जनरली सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट ही होता है, बट ये 2 और आपको याद रखना है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। प्लाज्मा क्या होता है वो आप समझ ही गए हैं। तो ये था आपका पहला चैप्टर, मैटर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग। आपके कुछ यहाँ पे NCERT में क्रक्स पॉइंट्स में दिए हुए हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं रिवीजन पॉइंट पे। ठीक है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये दिया हुआ है SI यूनिट का टेबल। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि किस किस क्वांटिटी का SI यूनिट क्या क्या होता है और उसको कैसे दिखाते हैं। जैसे टेम्परेचर को किससे दिखाते हैं?
केल्विन, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, के से। ऐसे ही बाकी सब का भी आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये भूलना नहीं है, बिल्कुल इसको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे कई बार इसका यूज आने वाला है। तो एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान है। और किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट में हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, वो टॉपिक वापस से किसी अलग से वीडियो बना के समझा दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।